Hello everybody, I am Vivan Rai and today I am explaining the topic of Newton's law of motion and types of forces. So मैंने ये जो टॉपिक है ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें लेफ्ट आउट हो रही थी। तो मैंने कहा कि इस टॉपिक पे वापस वीडियो बनानी चाहिए और जो जो टॉपिक्स बचे थे उसे वापस समझाना चाहिए। तो पहले आते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया देखो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही पे रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पे तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि दी नेचुरल टेंडेंसी, मैं एक बार लिख देता हूं, दी नेचुरल tendency of an object to resist the change in its motion is known as inertia. So the natural tendency of an object to resist the change in its motion is known as inertia. तो जैसे कि जो मैंने समझाया बात वही है। तो अगर ये आपको डेफिनेशन लिखनी है पेपर में तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कीवर्ड्स को हाईलाइट किया करिए कि जिससे जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसका ध्यान सीधे कीवर्ड्स में जाएगा, वो समझेगा कि हाँ चलो बच्चे को आता है और वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं एग्जाम में तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको ज्यादा मार्क्स तब मिलेंगे जितना कम टाइम जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है कॉपी टीचर, वो जितना कम टाइम आपकी कॉपी चेक करने में लगाएगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसे चांसेस हैं क्योंकि इसमें आपका जैसे आपने देखो टेंडेंसी करा या इनर्शिया करा, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी आप गलत लिखते हो, ठीक है, तो वो कीवर्ड देख के जल्दी से आगे बढ़ जाएगा, तो इसमें जो आपकी गलती होगी वो छुप जाएगी, तो ऐसे में मार्क्स कम कटते हैं। और पहले ही मैं ये बता दूं कि वीडियो स्पेसिफिकली 11th के लिए नहीं है, इसे इस वीडियो को मतलब बस उस टॉपिक को समझने के लिए भी कोई भी पढ़ सकता है, क्लास 9th की भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सेम टॉपिक है सीबीएसई के सिलेबस में, एनसीईआरटी में है ये टॉपिक 9th क्लास में और 11th में भी है। तो ठीक है, दी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स मोशन इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम है। छोटी क्लास में तो यही पढ़ा है कि जो फोर्स होता है, मतलब जब फोर्स होता है तो मास एक्सेलरेट करता है, कि किसी मास पे ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाया जाएगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, सीधी बात है। फॉर सपोज ये एक मास है, एक प्लेन पे है, चलो माना 10 न्यूटन की फोर्स लगाए, लेकिन मैं एक चीज बता दूं इससे पहले कि 1 न्यूटन, बाय द वे न्यूटन है फोर्स की यूनिट, ठीक है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। अभी डायन भी इसकी सब यूनिट है कि जैसे केजी का ग्राम्स होता है, ऐसे ही 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ये एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है क्वेश्चन, और या तो कन्वर्जन वगैरह करने के लिए कि अगर फॉर सपोज प्रेशर वगैरह या दिया हो डाइन्स में, मतलब जो उसकी फोर्स की वैल्यू डाइन्स, मतलब इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वैल्यू मतलब उसकी वो यूनिट चेंज कर दिया वगैरह, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो ये जरूरी है कि पता होना चाहिए। और हाँ चलो, जैसे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये मास क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि फोर्स लगाए। फोर्स इज इक्वल टू एम ए। और एक और चीज होती है, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब ये कैसी बात है, मैं समझा देता हूं एक बार। फोर्स इज इक्वल टू एम, सॉरी प्रोपोर्शनल,
ठीक है, सॉरी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, सॉरी तुम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, अगर इतना एक्सेलरेशन करना है। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन ज्यादा करना है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। सिंपल लॉजिक ये है। ठीक है, ये बस प्रोपोर्शनैलिटी बताई मैंने एम ए और फोर्स के बीच में। हाँ, और अब इसको थोड़ा एडवांस में जाके समझते हैं। मैंने यहां पे क्या लिख रखा है, सिग्मा एफ is equal to TP upon dt। अब जिन्होंने डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़े हैं तो उन्हें तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें बता दूं, डेरिवेटिव्स का अपन यूज करते हैं बहुत ही छोटे चेंजेस को बताने के लिए। वैसे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो अभी के लिए तो बस यही बता देता हूं कि बहुत छोटे चेंजेस के लिए, माइनर चेंजेस के लिए यूज किया जाता है। इसको डेरिवेशन और डेरिवेटिव्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये सिग्मा क्या है, मतलब देखो इसको, ये ग्रीक सिंबल है, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है सम ऑफ दी। अब ये जो सम ऑफ दी यहाँ पे क्यों लगाया वो मैं बताऊंगा आपको जब मैं बैलेंस फोर्सेस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब इसको साइड रखो, बस करो फोर्स क्या है। और फोर्स में एरो क्यों आया है, बिकॉज फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर स्केल मैंने पहले भी पढ़ा है, इसके पहले वाली जो वीडियो है, तो अगर किसी को समझना हो तो वो उस वीडियो को चेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो dp अपॉन dt, यहां पे p का मतलब होता है क्या, मास इनटू v। यहां पे p का मतलब होता है मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और अपॉन dt मतलब फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम पर टाइम। ठीक है, सीधा सीधा मतलब इसका ये है। अब इसमें देखो, अब थोड़ी यहाँ पे मैथ्स आ जाती है डेरिवेटिव्स वाली, dp अपॉन dt। इसको अपन सिंप्लीफाई और क्या कर सकते हैं, p को खोल दो, मैंने बताया mb होता है, तो इसका हो जाएगा m टू v अपॉन dt। अब यहां पे सिंपली प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट पहले बाहर लिखेंगे, मतलब प्रोडक्ट रूल में तो ये होता है m dv और dt प्लस btm और dt। ठीक है, ये बस फैक्टराइजेशन जैसा ही है कि आपने कॉमन लेके दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे देखो m dv bdm अपॉन d प्लस 2v। ठीक है, अब ये देख रहे हो आप, ये तो देखो बाहर निकल आया। v अपॉन टी क्या होता है, क्लास 9th में कुछ पढ़ा था, डेल्टा v अपॉन टी इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सॉरी डी, तो डी डी कैंसिल हो गया, क्या आया, एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्यों बचा। अगर ये इसलिए बचा कि अगर जैसे यहाँ पे तो मास जो था वो फिक्स था, तभी यहाँ पे बाहर निकाला अपन ने, मास फिक्स था, मास की वैल्यू फिक्स थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मास एक वेरिएबल बन जाता है कांस्टेंट की जगह। जैसे रॉकेट है, रॉकेट ऊपर जाता है, फ्यूल यूज करता है, तो फ्यूल जो है वो भी तो रॉकेट का वेट ही बढ़ा रहा है। तो मतलब जितना फ्यूल यूज होगा, फ्यूल कम होगा, वेट कम होगा। तो
तो अब ऐसे में क्या बन जाता है, मास एक वेरिएबल बन जाता है। तो जब मास वेरिएबल बन जाता है तो तब ये बनता है क्या, Na प्लस PdN अपॉन T। समझ गए? ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। फिर अपन ने सेकंड लॉ भी समझ लिया है। अगर किसी को इस चीज की जो नॉलेज है वो बेसिक में चाहिए हो तो वो मेरी पहली वीडियो भी चेकआउट कर सकता है, जिसमें मैंने यही सेम टॉपिक बेसिक में पढ़ाया है, बेसिक लेवल में। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का जो था, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो मतलब इसका सिंपल मतलब ये है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका ज्यादा है नहीं कि मतलब फॉर, इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे देखो ये मार्कर है, मैंने ऐसे मारा तो मतलब जितना फोर्स मैंने इस पे अप्लाई करा, फॉर सपोज करो 10 न्यूटन लगाए, 10 न्यूटन अगर फोर्स लगाया तो वो जो मुझे पेन फील हुआ, ठीक है, पेन फील हुआ, उसने क्या करा, मतलब मेरे हैंड ने जो 10 न्यूटन यहां पे मारा था वही 10 न्यूटन इस पे गया। ठीक है, मतलब ये है कि मतलब चलो मानो दीवार है, प्लेन है, मास है, 10 न्यूटन की यहां पे फोर्स लगाई, तो अब जब यहां पे आके टच करेगा ना तो 10 न्यूटन था तो 10 न्यूटन से ही ये रिपेल करेगा, अगर फ्रिक्शन को ध्यान में ना ले। ठीक है, तो सीधा मतलब इसका यही है। अब थोड़े जो मेन टॉपिक बचे थे उसको समझाते हैं, जो कि पिछले बार बच गए थे, जो कि है वेट। वेट क्या होता है, वेट को अपन बोलते हैं सीधे सीधे mg। m हो गया मास, g हो गई स्मॉल g विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मैं अब देखना, ये वेट मैंने बस ऐसे पढ़ाया है, ये बाद के टॉपिक्स में काम आएगा। नॉर्मल फोर्स समझते हैं, उसके लिए एक प्लेन बनाना पड़ेगा। ये आ गया एक बॉक्स, एक मास, m1 नाम दे देते हैं। मान के चलो इसका वेट है 10, मतलब सॉरी, हाँ वेट 10 ले लो, ठीक है, वेट 10 है। तो अभी ये ऐसा है, न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पे जो रहेगा, जो नीचे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी अपनी mg फोर्स विच इज वेट। ठीक है, और जो इसके ऊपर की तरफ लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे न्यूटन का तीसरे लॉ का जिक्र क्यों करा, इसलिए करा क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक बॉक्स है और प्लेन है, सब एटम से बने हैं, तो कभी भी एटम से एटम्स टच होते नहीं है क्योंकि वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में घूमता है, क्वांटम क्लाउड्स वगैरह रिपेल करते हैं, वो तो बहुत आगे की चीज होगी, लेकिन अभी मैं बोर के कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में, सेम है। क्या करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे, तो कभी टच नहीं होता है। तो अब जितना भाई तुम वेट इधर लगाओगे उतना ही वेट ऊपर आएगा, क्योंकि एक तो देखो ये एटम्स भी रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स तुम नीचे लगाओगे उतना ही फोर्स तुम्हें मिलेगा। तो प्लेन में क्या होता है, 10 था वेट तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ प्लेन वाले उसमें आती है, इंक्लाइन प्लेन में अलग होती है, और अगर जो ना प्लेन है वो मूव कर रहा हो। फॉर नॉर्मल फोर्स का भी टॉपिक हो गया, बैलेंस फोर्सेस में आ जाते हैं।
बैलेंस फोर्सेस से क्या समझ में आ रहा है? वैसे भी ये टॉपिक 9th में पढ़ा है, जितनी भी लोग 11th के पढ़ रहे हैं ये टॉपिक 9th के ही हैं सब, मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, मास है और सपोज 23 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर से और इधर से भी 23 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट यहीं रुकेगा, क्योंकि ये देखो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों तरफ से सिमिलर ही फोर्स आ रहा है ना? कि अगर मैं ये है, अगर अभी तो मैं सिंपल लगा रहा हूं, अगर मैं इसको कम लगाऊं और इसमें ज्यादा लगाऊं, इधर मूव करेगा, वही चीज है। और अनबैलेंस फोर्सेस और नॉट बैलेंस फोर्सेस भी मतलब सेम ही है। तो फॉर सपोज यहाँ पे 25 न्यूटन है, तो ये यहाँ पे न्यूटन फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ करेगा। अगर यहाँ पे चलो 28 न्यूटन है या 25 है, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक और चीज बता देता हूं, इंक्लाइन प्लेन वाली जो सिचुएशन है, क्योंकि ये 11th में इससे क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं, क्योंकि ये जो इंक्लाइन प्लेन वाले न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं 9th में नहीं है, जूनियर क्लासेस में नहीं है, ये डायरेक्ट 11th में ही आता है। ठीक है, अब ये मास है, अब जो वेट होगा इस, तो प्लेन में तो क्या होता है, वेट नीचे लगता है। इस सिचुएशन में क्या लगता है कि वेट कहां होगा, नीचे होगा कि सामने होगा? यहां पे वेट दोनों जगह होगा। यहां पे वेट, एक तो यहां से भी वेट लगेगा और एक यहां से भी वेट। अब यहां पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे 10th में पढ़ी है और 11th में भी है, शायद सेकंड चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहां पे नीचे जो फोर्स लगती है वो होती है mg cos थीटा। ठीक है, और यहां पे हो जाएगी mg sin थीटा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ तभी गिरेगा जब mg sin थीटा बड़ा होगा mg cos थीटा। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पे फ्रिक्शन का आता है तो फिर कुछ नहीं है, mg sin थीटा प्लस जो भी है वो काइनेटिक ले लो, काइनेटिक हो जाती। न्यूटन फोर्स लगाते नहीं, न्यूटन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि mg एक अपने आप में फोर्स है, तो न्यूटन फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लेन में न्यूटन फोर्स अपन इस तरफ से लगा दें क्योंकि जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे गिर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वेट mg, तो इसलिए यहाँ पे न्यूटन नहीं लिखा। तो यहाँ पे के काइनेटिक म्यू आ गया, काइनेटिक म्यू फ्रिक्शन के एफ ले लो, एफ के होता है वैसे तो, मैं तो के लिखता हूं एफ के। ठीक है, एफ के। और अगर यहाँ और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो होगा ये mg cos थीटा इक्वल टू नॉर्मल, अगेन ये भी नॉर्मल के वैल्यू में होगा। अब थोड़ा फ्रिक्शन में आ जाते हैं। वैसे फ्रिक्शन टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा लिया था, मतलब बहुत कम चीजें थी जो बहुत एक्सप्लेन करना बची थी, जो कि यही टॉपिक था इंक्लाइन प्लेन वाला, बाकी सब एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अब फिर बचता है अपना जो टॉपिक, वो है टेंशन, और ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, तो टेंशन पढ़ते हैं। ठीक है, टेंशन पे आ जाते हैं। अब जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे 8th में मैंने पढ़ा है कि जो फोर्स की डेफिनेशन होती है वो होती है द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। क्या? पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो मानो एक बॉब है, पेंडुलम का बॉब है, ठीक है,
यहां पे लग रहा है टेंशन T1, T1, T2, T3 अपन ये सब कॉन्स्टेंट्स लेते हैं टेंशन की। तो यहां पे बताओ ये रेस्ट पे है, T क्या होगा? T यहां पे बराबर होगा किसके? mg के। और अब यहां पे बताओ कि अगर ये mg है, वेट है, तो कहां लगेगा? नीचे लगेगा, कि नीचे अपने है धरती, ठीक है, नीचे लगेगा। तो अब ये बताओ कि यहां पुल हो रहा है या पुश हो रहा है? सीधी सी बात है, पुश हो रहा है। पुल हो रहा है तो मतलब ऊपर जाता, पुश हो रहा है तो मतलब टेंशन में हमेशा पुल करा जाता है। और बाकी तो अभी टेंशन में तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी ज्यादा पता है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही टफ टॉपिक है। इसकी मैथ्स बहुत टफ होती है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे ऐसा है, ये पुली है, एक इधर मास है, एक इधर मास है। अब या तो एक्सेलरेशन बताना होता है तो टेंशन बताना होता है। और अपना ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि फॉर सपोज पुली है, ये एक मास यहाँ पे है, यहाँ पे एक और पुली है, यहाँ पे M2 है, यहाँ पे M3 है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये इनके फॉर्मूले भी थोड़े ज्यादा होते हैं। जैसे टेंशन में भी अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसका भी ऐसा रहता है m1 प्लस m2 ऐसा कुछ होता है। तो मतलब टेंशन एक बहुत ही वैसा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। तो मे बी फ्यूचर में मैं टेंशन पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं, पर अभी तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। So thank you everyone for being till here, and I hope you enjoyed the video, and thanks a lot.